नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष जंवर। लाया हूं आपके लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो जो आने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा ओमनिवोरस जीव है? ओमनिवोरस मतलब होता है सर्वाहारी। ऐसा जीव जो हरी वनस्पतियां भी खाता है और मांस का सेवन भी करता है, उन्हें हम ओमनिवोरस जीव कहते हैं। तो बकरी को हम जानते हैं कि ये केवल शाकाहारी है, शेर ये केवल मांसाहारी है, और आदमी जो है ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, आदमी। इसे हम ओमनिवोरस जीव कहते हैं। इसके अलावा कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, और शाकाहारी को हम वेजिटेरियन कहते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा नौशादर को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मधुमक्खी के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? हम जानते हैं कि जब भी मधुमक्खी या चींटी हमें काटती है तो हमारे शरीर में एक अम्ल को इंजेक्ट कर देती है, जिसे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सी, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं हम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व होता है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो Hb होता है ये आरबीसी का मुख्य घटक होता है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ये वास्तव में हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व जो होता है, जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, वह है आयरन यानी लोहा, Fe। इसके साथ ही आपको बता दें कि पादपों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी जो तत्व उपस्थित होता है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो उपस्थित तत्व होता है वो है मैग्नीशियम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो आपके लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में पूछा हुआ है। पीछे की वस्तु या ट्रैफिक देखने के लिए ड्राइवर के साइड में कौन सा दर्पण या लेंस लगा होता है? तो हमारा सही आंसर होगा सी, उत्तल दर्पण। ड्राइवर के साइड में उत्तल दर्पण लगा होता है जिसके द्वारा वो पीछे का ट्रैफिक देखता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रतिरोध की इकाई होती है। प्रतिरोध जो होता है उसकी इकाई ओम होती है, OHM। और इसको हम इस प्रतीक के द्वारा लिखते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें ओम इंटू मीटर जो है वो प्रतिरोधकता की इकाई होती है, और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई भी ओम इंटू मीटर ही होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों एक ही शब्द हैं। याद रखने के हिसाब से प्रतिरोध के पीछे कता आ रहा है तो इसमें भी ओम के पीछे मीटर आ रहा है, और विशिष्ट प्रतिरोध में प्रतिरोध से पहले विशिष्ट आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड, इसलिए ओम में भी एक्स्ट्रा वर्ड मीटर आ रहा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की इकाई ओम इंटू मीटर होगी, जबकि प्रतिरोध की इकाई ओम है। इसके साथ ही वाट जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई है, और अश्व शक्ति HP जो है ये भी विद्युत शक्ति की बड़ी इकाई है। हमने पिछले वीडियो में देखा था 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। एक्यूरेसी के हिसाब से देखिए तो 745.7 वाट होते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे ही द्रव अवस्था में बदले बिना गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये गुण पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर के अंदर। तो हमारा सही आंसर होगा सी, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा कपूर में भी ये गुण पाया जाता है। कपूर जो ठोस अवस्था में होता है उसको हम गर्म करते हैं तो वो सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है, और गैस अवस्था को जब संघनित करते हैं तो वो सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाता है, बीच की अवस्था नहीं आती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुनिए। कौन से तापमान पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं?
हम जानते हैं कि तापमान को मापने की हमारे पास विभिन्न इकाइयाँ होती है, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, परम ताप और केल्विन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, इसको हम देखते हैं। पानी जब बर्फ़ में बदलता है तो वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा पानी जब बॉईल होता है, उबलता है, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि फ़ारेनहाइट में होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है वो 0 से 100 तक होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है तो वो 32 से 180 तक होता है। तो इस प्रकार हमारा जो सूत्र बनता है वो है F-32 बटे वे 180 बराबर C/100। ये 100 और 180 आपस में कट जाएंगे 5 और 9 बार। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F-32 बटे वे 9 बराबर C/5। यहाँ हम देखेंगे कि तापमान जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। इसे हम देख लेते हैं सूत्र में रखकर। इस F-32 बटे वे 9 बराबर -40 बटे वे 5। -40 5 से कटेगा तो -8 बार कट जाएगा। -8 को 9 से वज्र गुणन करेंगे तो आएगा F-32 बराबर -72। पक्षांतरण करेंगे तो आएगा F बराबर -72 प्लस 32 बराबर -40 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 रखने पर फ़ारेनहाइट का मान भी -40 ही आता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, -40 डिग्री। इसी प्रकार डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम परम ताप में बदले तो वहाँ हमें 273 ऐड करना होता है। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 प्लस 10 यानी 283 परम ताप, कैपिटल टी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मानव शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा सही आंसर होगा बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा सही आंसर होगा सी, सोडियम थायोसल्फेट। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किसी आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई होती है, तो दर्पण की ऊंचाई जो है वो आदमी की लंबाई का आधा होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा सी, आदमी की लंबाई का आधा ऊंचाई का दर्पण। जैसे आदमी की ऊंचाई 6 फीट है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई हमें चाहिए 3 फीट। इससे रिलेटेड एक अन्य प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई आदमी है, उस आदमी के पीछे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का प्रतिबिंब आदमी को सामने लगे दर्पण में देखना है, तो ये दर्पण कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होता है कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है h, उसमें 3 का भाग दे दो तो इतनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए, यानी h/3 ऊंचाई का दर्पण चाहिए। माना कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो है 15 फीट, तो हमें इस बिल्डिंग का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/3 यानी 15/3 बराबर 5 फीट ऊंचाई का दर्पण चाहिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। दो समतल दर्पण
जो 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं उनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपको बता दें कि समतल दर्पण को विभिन्न डिग्री पर रख सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में दो समतल दर्पण हैं, उनको 60 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है तो इसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे वो डिपेंड करता है दोनों दर्पणों के बीच के कोण के मान पर। इसके लिए एक सूत्र है 360 बटे वे दोनों दर्पणों के बीच का कोण -1, यानी यहाँ जो प्रश्न में लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो 360 में 60 का भाग देंगे तो 6 आएंगे, 6 में से 1 कम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है सी 5। इसी प्रकार आपको पूछ सकते हैं दो समतल दर्पण जो 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा 360 बटे 90 -1, यानी 4 - 1 बराबर 3। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार किसका मात्रक होता है। बार जो है ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। तो हमारा सही आंसर है बी, वायुमंडलीय दाब। ये रहा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला विज्ञान का प्रश्न। जल में घुलनशील विटामिन है। आपको बता दें कि जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी। याद रखने के हिसाब से जल में कौन गया तो भागचंद BC, या इसको और तरीके से याद रखें तो H2O जो जल का सूत्र होता है इसके पीछे BC जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है OBC। तो हमारा सही आंसर होगा सी, बी और सी। इसके अलावा विटामिन A, D, E और K जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कुत्ते के काटने से रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है, वो हम सब जानते हैं कि वो है रेबीज। लेकिन यहाँ ऑप्शन में रेबीज नहीं लिखा हुआ है तो हमें रेबीज का मुख्य लक्षण पता होना चाहिए कि रेबीज का मुख्य लक्षण होता है कि रेबीज रोगी को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ए, हाइड्रोफोबिया। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो हमारा सही आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ ही कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम कहलाती है, और प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम कहलाती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राउंड ऑफ में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारा सही आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। बता दें आपको कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। तो हमारा सही आंसर है सी, ठोस में। इसके अलावा निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। तो ध्वनि की चाल का क्रम हो गया, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, उससे कम होती है गैस में, और शून्य होती है निर्वात में। इससे उल्टा होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, गैस में उससे कम होती है, द्रव में उससे कम होती है, और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इस प्रकार ये हुआ हमारे विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।